हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। तो चलिए, आपको टॉपिक के नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, दो टर्म है, एक टर्म है फोटो एंड दूसरा टर्म है इलेक्ट्रिक, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि फोटो का मतलब होता है लाइट मीन्स, और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। मीन्स आपको क्या करना है, लाइट के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। क्लियर है। तो ये होता कैसे है, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे प्रोसेस होता है। मान लीजिए कोई मेटल लेंगे, ये मेटल सरफेस है, राइट। मेटल सरफेस पे अगर आप यहाँ पे जस्ट लाइट अगर फॉल होगा तो यहाँ से क्या होता है, अगर ये लेट्स से लाइट है, मीन्स ऑफ कोर्स आपको पता है कि लाइट मीन्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लेट्स से अगर फ्रिक्वेंसी न्यू है तो आप बता सकते हैं कि इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, एच न्यू। वन पार्टिकल का, वन फोटोन का एनर्जी हो जाएगा एच न्यू। तो ये जैसे ही E इक्वल्स टू एच न्यू मीन्स ये एच न्यू एनर्जी का फोटोन इस मेटल सरफेस पे आएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, राइट। और बहुत ही सिंपल है यार, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो अगर आप इसी इलेक्ट्रॉन को अगर फ्लो करोगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या करंट बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर है। तो अपन एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे बनाते हैं और इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सब हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में। क्लियर है। तो चलिए, यहाँ का सिंपल से इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है वो देखते हैं। पहले आपको करना क्या है, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब लेना है और यहाँ पे मेटल सरफेस होता है। लेट्स से यहाँ पे ये है आपका मेटल सरफेस एंड इसको अपन बैटरी से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। बैटरी से क्यों कनेक्ट करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हम सब चीज़ देखने वाले हैं। तो अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस पार्ट को बोलते हैं कलेक्टर, मीन्स से इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। अब क्या होता है कि बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, एक जस्ट मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस से मैंने एक बैटरी से अटैच किया है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक सरफेस ही है, ये भी, इसको अपन कलेक्टर बोल रहे हैं, इससे कनेक्टेड है। क्लियर है। अब क्या होगा कि जैसे ही अगर यहाँ से लाइट के पार्टिकल अगर यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, मीन्स फोटोन स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ पे मेटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों आएंगे वो हम समझने का ट्राई करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैटरी से पॉजिटिव चार्ज और इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल दे रखा है। तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होते ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मीन्स ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, मीन्स यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमने जो करंट प्रोड्यूस किया है ये किसके हेल्प से किया है, तो लाइट के हेल्प से किया है। तो लाइट के हेल्प से हमने करंट प्रोड्यूस किया है, इसीलिए इसका नेम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आपको क्लियर होगा। बस इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो अब समझने का ट्राई करते हैं। क्लियर है। तो अभी चलिए आपको कुछ नोट, अब चाहे तो सिर्फ ये पार्ट, ये दोनों डायग्राम नोट कर लें,
और फिर अपन समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक। जल्दी से आप चाहें तो नोट कर लें। अब चलिए अपन इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ये लॉजिक समझने से पहले आपको मैं फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। आपको पता है अगर हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम में n=1 का मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, तो ये होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं जस्ट हाइड्रोजन एटम ले लूँ तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूँ। ऐसे यार मान लो कि सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, तो अगर लेट्स से n=2 है तो n=2 का एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर ऐसे ही n=3 है इसका एनर्जी होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के आसपास कुछ होता है, राइट। और इन्फिनिटी का n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का एनर्जी होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, आप इसको भी भूल जाओ, इस पार्ट पे कंसंट्रेट करो। मान लो एक एटम है, हाइड्रोजन को भी भूल जाओ यार, कोई एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, लेट्स से एक और इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है, एंड एक इलेक्ट्रॉन और है थर्ड ऑर्बिट में। कोई भी मैंने मान लिया हाइपोथेटिकल एटम है, और उस एटम में लेट्स से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, एक सेकेंड ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेट्स से ये आपको डेटा गिवन है। आपको करना क्या है, इमेजिन करो कि इस n=3 को, इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है, एटम से बाहर निकालने के लिए आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। अगर आप 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तब ये इलेक्ट्रॉन n=3 से इन्फिनिटी पे चला जाएगा। क्लियर है? ऐसे यार अगर मैं n=2 में इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे इन्फिनिटी पे ले जाना है या एटम से बाहर निकालना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? लेकिन अगर ऐसे ही आप सोचो कि n=1 को मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सबसे इनर ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना है तो आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर आपको n=3 मीन्स इनमें रिलेटिवली ये आउटर ऑर्बिट है, बाहर का ऑर्बिट है, n=3 मीन्स थर्ड ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पार्ट आपको क्लियर है। मान लेते हैं कि अब ये जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना है कहाँ से आ रहा है, तो लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि कोई फोटोन है, लेट्स से इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी न्यू है। राइट, अगर फोटोन का फ्रीक्वेंसी न्यू है तो आप इस फोटोन का एनर्जी फाइंड कर सकते हो। न्यू फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग फोटोन का एनर्जी होता है E=h न्यू। क्लियर है? आपके पास कोई एक फोटोन है और इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन इस एटम पे स्ट्राइक किया। क्लियर है? और मान लेते हैं, जस्ट आप इमेजिन करो कि इस फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी न्यू था, न्यू अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तब आप इसका एनर्जी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, तो E=h न्यू। चलिए मान लेते हैं कि इसका एनर्जी जो था फोटोन का लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया हो।
आपको फ्रीक्वेंसी दिया था, h से मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई करने के बाद उस फोटोन का एनर्जी लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अब ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस पे स्ट्राइक करेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करे, अगर मान लो n=3 पे ही स्ट्राइक किया, तो यार क्या ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जाएगा? ध्यान से मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, ये फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन पे, इन तीनों पे किसी भी इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक कर रहा है, और मैं मान रहा हूँ कि स्ट्राइक करने के बाद जैसे ही ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो रहा है, कॉलिजन के बाद टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। मीन्स फोटोन के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था, इसने टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया। तो भी क्या इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जाएंगे क्या? आपका आंसर होगा नो। रीज़न इज कि सबसे इजी था इस एटम को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, लेकिन फिर भी उसके लिए आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। चलिए, ये फोटोन स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। आपने क्या किया? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या फ़ायदा हुआ कि फोटोन का एनर्जी इंक्रीज हो गया। लेट्स से आपने एनर्जी भी इंक्रीज कर दिया, अब एनर्जी हो गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे भी क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? आपका आंसर होगा नो, बिकॉज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या? अभी भी नहीं आएगा। लेकिन अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी, चलो मैं इसको न्यू नॉट बोल देता हूँ, आपने फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज किया और न्यू नॉट एनर्जी हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गया, जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ न्यू नॉट, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी था अब ये हो गया 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते गए करते गए करते गए, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आया उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जैसे ही 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करके एटम से बाहर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर सेम फोटोन इस पे स्ट्राइक किया होता, ध्यान से समझना, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन n=2 वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया होता, फिर क्या होता? क्या ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आया होता? नहीं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए आपको कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जैसे ही स्ट्राइक होगा इस एटम पे, एटलीस्ट ये वाला जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। आपने फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज कर दिया, मीन्स फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से भी इंक्रीज कर दिया, मीन्स लेट्स से अब फ्रीक्वेंसी इतना हो गया कि लेट्स से एनर्जी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, अब ये जो फोटोन आ रहा है, इस फोटोन का एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब सोचो कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन स्ट्राइक करेगा, क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जो n=3 में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसको बाहर आने के लिए 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। आपने एनर्जी प्रोवाइड किया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 1.51 तो यूज़ हो गया, प्लस क्या होगा? एक्स्ट्रा एनर्जी कितना होगा? इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगा 0.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो एनर्जी होगा ये किसके फॉर्म में होगा, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मीन्स अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा अब ये मूव भी करेगा और इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन, इसको 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए एनर्जी, अभी अपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड किया है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आएगा? नहीं। आपका आंसर होगा ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं आएगा। चलिए, मैंने आप फिर से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, मैंने फ्रीक्वेंसी इतना इंक्रीज किया सो दैट एनर्जी हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स अब जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है इसका एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप खुद से सोच सकते हैं क्या होने वाला है, बताइए क्या क्या होने वाला है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस एटम पे इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करे n=3 पे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएगा लेकिन और इसका काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा कितना? 4 - 1.51, कितना? 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी रहेगा। साथ में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर आएगा क्योंकि इसे सिर्फ एनर्जी रिक्वायर्ड था 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने कितना एनर्जी प्रोवाइड किया है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी बाहर आएगा प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? 4, इसमें से 3.4 यूज हो गया, कितना रहेगा? 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा। यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं है। अब चलिए अपन इसको रिलेट करते हैं यहाँ से। मीन्स मान लीजिए कि कोई मेटल है, जैसे आप हाइड्रोजन छोड़ो, कोई मेटल है, मेटल में भी ऐसे ही फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालना सबसे इजी होगा। क्लियर है? उसको कम एनर्जी दोगे तभी ये बाहर आ सकता है। क्लियर है? तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को जो सबसे बाहर है इसको मेटल से या एटम से बाहर निकालना सबसे इजी होगा। क्लियर है? तो यहाँ भी सेम चीज़ हो रहा है। यहाँ भी क्या होगा कि कोई मेटल है, मेटल में ऐसे बहुत सारे एटम होंगे, एटम में फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो कोई मेटल है, मेटल के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अगर आपने वो एनर्जी प्रोवाइड कर दिया लाइट के फॉर्म में या फोटोन के फॉर्म में, तो फिर क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। क्लियर है? अगर आपने जो भी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेट्स से यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया था, इस एग्जांपल में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अगर आपने मिनिमम एनर्जी जो भी रिक्वायर्ड है इससे आपने ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड किया, फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे प्लस जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वो किसके फॉर्म में होगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। क्लियर है क्या? आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? और चलिए मैं आपको एक दो टर्म बता देता हूँ, फिर अपन सब कुछ लिख लेंगे। ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ध्यान से सुनना, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, जैसे इस केस में मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। और यार ये जो 1.51
1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ये एनर्जी आ कहाँ से रहा है, तो फोटोन के फॉर्म में आ रहा है। तो इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी था, आपको याद है मैंने बताया था कि पहले बहुत कम फ्रिक्वेंसी रहेगा तो एनर्जी भी कम रहेगा, फ्रिक्वेंसी आपने थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो एनर्जी लेट से 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हो जो फ्रिक्वेंसी होगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी होगा, इस फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्लियर है इतना? तो चलिए अपन एक काम करते हैं, 1 बाय 1 सब कुछ नोट कर लेते हैं। मैं इधर का पार्ट इरेज कर देता हूँ। तो चलिए फिर आप ये एक लाइन लिख लें इसमें। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये सबसे पहले आइंस्टाइन ने किया था, ठीक। और इन्होंने बोला था कि आइंस्टाइन बेसिकली क्या थे कि ये जो लाइट का डुअल नेचर होता है, आपको पता है, एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, राइट। तो आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट बेसिकली पार्टिकल के फॉर्म में आता है और एक पार्टिकल आएगा 1 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, जैसा था ना अपने n = 1, n = 2 और n = 3 है। तो आइंस्टाइन ने बोला कि 1 फोटोन आएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा और ये इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में जाएगा, ठीक। अगर सफिशिएंट एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अभी तक मैंने सिर्फ आपको थियरी बताया, आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ चलो नोट करते हैं। तो चलिए आपने सिर्फ आपको ये सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर चलिए लिखिए इसमें। ये थियरी पार्ट अपन लिख लेते हैं। लिखिए कि आइंस्टाइन सजेस्टेड that a beam of light is composed of particles. A beam of light is composed of particles, and these particles are called photons. And these particles are called photon. आगे इसी में कंटिन्यू करें। When photon of appropriate frequency nu is greater than equal to nu naught. Appropriate frequency, चलो लिख लो पहले फिर समझाता हूँ मैं। When photon of appropriate frequency ब्रैकेट में nu is greater than or equal to nu naught strikes on metal surface when photon of appropriate frequency strikes on metal surface, then electrons are ejected from metal surface. These electrons are called photoelectrons. These electrons
these electrons are called photoelectrons, and this phenomena is called photoelectric effect, and this phenomena is called photoelectric effect. क्लियर है? तो मैंने आपको यहाँ पे एक लाइन लिखवा है कि फोटॉन्स ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मान लो अगर सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो आपके फोटोन का भी मिनिमम एनर्जी कितना होना चाहिए? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो अगर इसका एनर्जी इतना होना चाहिए तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी भी इतना होना चाहिए। अगर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट आप लिख लीजिए ये पॉइंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका डेफिनेशन इसको अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन कि मिनिमम एनर्जी required for ejection of electron from metal surface, minimum energy required for ejection of electron from metal surface is called threshold energy, और इसी का निकनेम है और वर्क फंक्शन और बाइंडिंग एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी, सब इसी के नेम है। थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन और बाइंडिंग एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए पर नेक्स्ट आते हैं, लिखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको अपन न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लिखिए इसमें कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी corresponding to threshold energy is called threshold frequency. हो गया। चलिए अपन अब ये समझने का ट्राई करते हैं कि मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक, और इस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी देना चाहिए फाई। मान लो फाई एनर्जी रिक्वायर्ड है, थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है। जैसे इस केस में आप यहाँ पे समझ सकते हो, इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना था? मिनिमम एनर्जी आपको 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई करना पड़ेगा तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, राइट? और मान लीजिए आपने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया, राइट? इमेजिन करो थ्रेशोल्ड एनर्जी है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
और आपने एनर्जी जो प्रोवाइड किया, मान लीजिए लाइट था, लाइट का फ्रिक्वेंसी न्यू था और न्यू फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्रिक्वेंसी दिया है तो आप लाइट का एनर्जी फाइंड कर सकते हो E इक्वल्स टू एच न्यू से। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपने दे दिया और थ्रेशोल्ड एनर्जी है जस्ट 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप इमेजिन करो 1.51 तो यूज़ हो गया इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। तो अब बताओ क्या होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी 3 माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसके फॉर्म में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आपने एनर्जी E प्रोवाइड किया तो E विल बी इक्वल टू 5। अगर आपने न्यू फ्रिक्वेंसी का लाइट इस पे पास किया है और उसका एनर्जी E है तो E विल बी 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? और E इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ एच न्यू, 5 इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। अब ये मैक्सिमम क्यों होगा ये समझने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी 1.51 है, n इक्वल टू 2 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए लेट्स से मैंने कितना बोला था 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। ध्यान से सुनना, n इक्वल टू 3 था जो मैं लास्ट एग्जांपल है, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, उधर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। n इक्वल टू 1 का एनर्जी था -13.6 जो मैंने एग्जांपल लिया था, n इक्वल टू 2 का एनर्जी था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड n इक्वल टू 3 का था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, बाहर ले जाना है। आप सोचो कि इस केस में मिनिमम कितना एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो मिनिमम आपको यही एनर्जी देना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ईजी है, सिर्फ आपको 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? तो यही हो जाएगा मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। आपने क्या किया कि लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ये भी बाहर आएगा, ये तो नहीं आने वाला क्योंकि इसके लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये बाहर आएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 5 माइनस 1.51। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी दिया है, इसमें से 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो गया है। लेकिन अगर अपन इसके बारे में बात करें तो इसका काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वाले का हो जाएगा 5 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने पे ये भी बाहर आ सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। क्लियर है? लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसका रहेगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये है यार, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी 5 माइनस 1.51 है 3.49 हो रहा है। इस केस में देखो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो जो भी एनर्जी दिया है, एनर्जी गिवन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी करोगे तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। जो भी एनर्जी दिया है एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी ये है, और जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये मैक्सिमम होगा। राइट? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी समझ सकते हो यार कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा E माइनस 5। E अपनी एनर्जी प्रोवाइड किया है एंड 5 इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ये तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी में से अगर आप मिनिमम एनर्जी सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी के लिए मान लो अगर वेलोसिटी v है तो हाफ mv² इक्वल टू E की जगह पे मैं लिख सकता हूँ h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये हो गया एक्सप्रेशन, जल्दी से आप नोट कर लें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बस एक ही ये फॉर्मूला है,
ध्यान रखें आप, ठीक। बस इसी पे सारी प्रॉब्लम होंगी आपकी, ये या फिर आप ये भी फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो, सेम ही है दोनों, जल्दी नोट कर लें। चलिए अब इस इक्वेशन से मैं यहाँ पे 3 केसेस फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक। पहले तो यार ये कि अब तुम यहाँ पे ही देख लो, पहले एक चीज़ देख लो आप, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है। काइनेटिक एनर्जी इज एच टाइम्स न्यू माइनस एच टाइम्स न्यू नॉट। तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है, एक्स एक्सिस पे न्यू है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो काइनेटिक एनर्जी को आप एक्स वाई मान लो, न्यू को आप एक्स मान लो, एच क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये एम हो जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस एच न्यू नॉट, ये सी हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ आपको समझ में आ रहा है। ये सी रिप्रेजेंट करता है वाई इंटरसेप्ट, एंड वाई इंटरसेप्ट आपको ये नेगेटिव दिख रहा है, राइट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये मान लो अगर थीटा है तो आपको पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में टैन थीटा इक्वल्स टू स्लोप होता है और इसका वैल्यू h हो जाएगा, क्लियर है। और ये वैल्यू अगर आप न्यू का वैल्यू न्यू नॉट रख दो, न्यू का वैल्यू न्यू नॉट रख दो, न्यू नॉट, तो न्यू नॉट रखते ही एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वैल्यू पे ये न्यू नॉट है, क्यों, अगर न्यू का वैल्यू अगर आपने न्यू नॉट रख दिया तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। अगर आपने न्यू का वैल्यू न्यू नॉट पुट कर दिया, देखिए यहाँ पे न्यू का वैल्यू अगर आप न्यू नॉट पुट कर दोगे, एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0। इसलिए न्यू नॉट वैल्यू पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस एच न्यू नॉट। तो ये आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। एक चीज़ आप और, अब देखो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पास कर रहे हो, इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। केस 1, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, मीन्स किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का लाइट डालना है, लेकिन आप उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट डाल रहे हो तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। लेकिन अगर मान लो कि केस 2, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, इस केस में भी जितना रिक्वायर्ड है आप उतना ही फ्रीक्वेंसी का लाइट डाल रहे हो तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन केस 3, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, अब सोचो क्या होगा, अगर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट है, रिक्वायर्ड है न्यू नॉट और आप उतना एनर्जी दे ही नहीं रहे हो, उससे कम एनर्जी दे रहे हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इन दोनों केसेस में होगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि जब न्यू का वैल्यू न्यू नॉट होगा, न्यू का वैल्यू न्यू नॉट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, बाहर तो आएंगे लेकिन इनका काइनेटिक एनर्जी विथ 0 काइनेटिक एनर्जी। अगर न्यू का वैल्यू न्यू नॉट है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो आ जाएंगे लेकिन बाहर आते ही उनके पास काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा।
लेकिन अगर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो मैं बोल सकता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? नोट कर लें आपके तीनों केस। चलिए आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब चलिए आई की बात कर लेते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना नोट में कि अच्छा तो ये नोट में पॉइंट लिख लो। ये जो वर्क फंक्शन है या थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये मेटल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा। मीन्स जब तक मेटल सेम है, सेम मेटल पे अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक, मतलब दो मेटल है, दोनों सेम मेटल है, तो दोनों का वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम होगा। राइट? आप नोट में लिख सकते हैं कि वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन nature of metal, that is if metal is same, then work function will be same। अब चलिए एक और पैरामीटर यहाँ पे ऐड करते हैं, ये होता है इंटेंसिटी। तो बेसिकली इंटेंसिटी क्या होता है? तो इंटेंसिटी या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, तो आप बोल सकते हो कि लेट्स से इफ n photons strikes at एरिया A इन टाइम t। आप इंटेंसिटी बता सकते हो। देखो मान लेते हैं 1 फोटोन का फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो 1 फोटोन का एनर्जी h न्यू हो जाएगा। n फोटोन है तो n फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा? nh न्यू। राइट? एरिया A पे स्ट्राइक कर रहा है तो पर यूनिट एरिया के लिए आपको A से डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम t में स्ट्राइक कर रहा है तो पर यूनिट टाइम के लिए आपको टाइम t से डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स आप बोल सकते हो कि इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एनर्जी अगर n फोटोन स्ट्राइक कर रहा है तो इंटेंसिटी विल बी nh न्यू अपॉन a इंटू टी। क्लियर है क्या? आप ये लिखें, फिर इसके बाद आते हैं इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ये देखते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए अब एक नोट में आप पॉइंट लिख लें, ऐड कर लें। फर्स्ट पॉइंट, एक चीज़ याद रखना, ये जो फ्रिक्वेंसी होता है
मान लीजिए अगर आपके पास कोई बल्ब है, ठीक ना, तो आपने सुना होगा कि जब तक ये बल्ब सेम है, मतलब ये सोर्स सेम है, तब तक फ्रिक्वेंसी सेम होगा। मतलब ये सोर्स से लाइट बाहर आ रहे हैं, तो ये जो फ्रिक्वेंसी होता है ये सोर्स पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर सोर्स सेम रहेगा तो फ्रिक्वेंसी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? तो नोट पे फर्स्ट पॉइंट लिख लें आप, याद रखना ये कि फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोर्स। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोर्स। हो गया। सेकेंड पॉइंट, अपन अब इंटेंसिटी पे बात करते हैं। देखो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा। मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक लाइट है, जस्ट इमेजिन करो यहाँ पे एक, चलो जैसे मान लो कि ये लाइट है, ठीक ना, और ये जो लाइट है मान लो यहाँ से सारे डायरेक्शन में लाइट के पार्टिकल बाहर आ रहे होंगे। तो मान लो अगर ये आपके पास एरिया है ए, ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया ए है, अगर मैं इस एरिया ए को इसके जस्ट पास में रखूँगा, जस्ट इसके पास में रखूँगा, तो क्या होगा, मैक्सिमम लाइट के या फोटोन के नंबर इस सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे। लेकिन अगर मैं इसी एरिया को या फिर जो भी सरफेस है इसको मैं दूर कर दूँ, अगर मैं इतना पे दूर कर दूँ, तो क्या होगा, अब जो यहाँ से लाइट आ रहे होंगे इस एरिया पे बहुत कम स्ट्राइक करेंगे। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक एरिया ए है और आप यहाँ पे इसको दूर रखोगे सोर्स से, तो बस बहुत कम फोटोन इस पर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन इसी सरफेस को अगर आप पास में ले आओ, अब क्या होंगी कि बहुत ज़्यादा फोटोन इस पर स्ट्राइक करेंगे। इमेजिन कर रहे हो आप, मतलब अगर मैं एरिया सेम रखूँ, यूनिट टाइम भी सेम रखूँ, तो ये जो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग ऑन एरिया ए डिपेंड करेगा आपका ये जो सरफेस है सोर्स से पास में है या फिर दूर है। अगर सोर्स के पास में है तो बहुत ज़्यादा फोटोन इस एरिया पे स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अगर ये सरफेस सोर्स से दूर है तो फिर नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग ऑन दिस एरिया विल बी लेसर। क्लियर है पॉइंट? तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं पॉइंट कि इंटेंसिटी कैन बी चेंज्ड, intensity can be changed, intensity can be changed by bringing source away or towards the metal surface. Intensity can be changed by bringing the source away or towards the metal surface. By bringing the source away or towards the metal surface. क्लियर ना? इसी में एक पॉइंट और ऐड करो। मान लो ये सोर्स है, मैंने क्या किया कि मेटल सरफेस को या कोई भी सरफेस है पास में लाया, इंटेंसिटी इंक्रीज हो गया, दूर ले गया, इंटेंसिटी डिक्रीज हो गया। लेकिन अब सोचो मैंने पास में लाया तो फ्रिक्वेंसी, और दूर ले गया तब फ्रिक्वेंसी, दोनों सेम रहेंगे या फ्रिक्वेंसी चेंज होगा? सोचो क्या होगा फ्रिक्वेंसी। मैंने आपको नोट में फर्स्ट पॉइंट अभी लिखवाया कि फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोर्स। जब तक सोर्स सेम है फ्रिक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप इसी में ऐड कर लें कि बट फ्रिक्वेंसी रिमेन्स सेम, मतलब अगर कोई सोर्स है, अगर आप मेटल सरफेस इसके पास में लाएंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, दूर ले गए इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम रहेगा। क्लियर है? आप सोचें कि अगर आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर है, आपको थर्ड का आपको एग्जाम पॉइंट का आपको आंसर देना है। अब सोचो कि एक लाइट है, ठीक, और आपके पास एक मेटल सरफेस है, अब बहुत दूर रखे हो लेट्स से,
आपने देखा कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, मीन्स फोटोन बाहर नहीं आ रहे हैं। मैंने क्या किया, इस सरफेस को सोर्स के पास में ले गया। मैंने क्या किया, इस सरफेस को सोर्स के पास में ले गया। अब ज़्यादा लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं, मीन्स मोर नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं। आपको बताना है अब क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं होगा, या हो सकता है। आपका आंसर क्या होगा, दिमाग लगाइए। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी सरफेस को मैंने बहुत दूर रखा है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो पास में लाने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, नहीं होगा, या हो सकता है, मे बी। आंसर विल बी नहीं होगा। रीज़न इज, देखिए अगर आपने दूर रखा है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं होने का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है, जो भी फोटोन है, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसका कंडीशन ही है कि फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप पास में ले गए, भले ही नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अभी भी न्यू, जब तक सोर्स सेम है तब तक फ्रीक्वेंसी सेम है, अभी भी न्यू लेस देन क्या रहेगा, न्यू नॉट ही रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोर्स पे। सोर्स जब तक सेम है फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तब ये थर्ड पॉइंट भी नोट करें कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजेक्टिंग फ्रॉम अ मेटल सरफेस, if electrons are not ejecting from a metal surface, if electrons are not ejecting from a metal surface, then electrons will not be ejected, then electrons will not be ejected by increasing intensity of light. Electrons will